नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वसूली कांड में बढ़ी परमवीर सिंह की मुश्किलें, जांच के लिए एसआईटी का गठन, निलंबन की प्रक्रिया पर भी हो रहा विचार। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दावे से उड़ी उद्धव की नींद, बोले मार्च तक महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार, अघाड़ी सरकार ज्यादा दिन की नहीं। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर कसा तंज, कहा परिवारवाद स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बड़ा संकट, लोकतांत्रिक चरित्र खो चुकी पार्टियां नहीं कर सकती लोकतंत्र की रक्षा। दिल्ली के बॉर्डर पर महापंचायत में जुटे सैकड़ों किसान, टिकैत ने फिर दी सरकार को धमकी, बोले मांग पूरी नहीं हुई तो तेज होगा आंदोलन। 26/11 की बरसी पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बड़ा बयान, कहा मुंबई हमले के समय कांग्रेस ने उठाए थे ठीक कदम, मनीष तिवारी की किताब को बताया गलत। सबसे पहले बात परमवीर सिंह की बढ़ी मुश्किलों पर। परमवीर पर लगे वसूली के आरोपों की जांच अब एसआईटी करेगी। कल लंबी पूछताछ के बाद थाने पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ परमवीर को निलंबित करने की कार्रवाई पर भी विचार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ परमवीर ने निचली अदालत में याचिका दायर कर अपने खिलाफ भगौड़ा घोषित करने के आदेश को रद्द करने की मांग की है। डॉक्टर साहब, क्या परमवीर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं या फिर कुछ और बड़ा होने वाला है? देखिए, परमवीर सिंह के पास वो सारी जानकारियां हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार की नींव हिला दे। अगर वो सच बोल रहा है, अगर वो उसने अपनी जुबान खोल दी, तो बड़े बड़े नेता इस वसूली कांड के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और ये लोग सब के सब बेनकाब हो जाएंगे। तो आखिर मुंबई में हो क्या रहा है? एक कि उनको निलंबन अभी तक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे, लीगल ऑप्शंस देखा जाएगा। आप अगर किसी व्यक्ति को निलंबित कर रहे हैं तो उसके पीछे सॉलिड रीज़न होना चाहिए। सरकार निलंबित तो कर सकती है, लेकिन परमवीर सिंह अगर कोर्ट जाते हैं और निलंबन के ऊपर स्टे हो जाता है, तब सरकार क्या करेगी? तब तो चारों तरफ से वो फंस जाएगी। अब जो खबरें आ रही हैं कि जिस हिसाब से परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया और उसके साथ सबूत पेश किए कि उनके साथ निगोशिएट करने की कोशिश की जा रही है उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा, और इसमें निगोशिएशन में कोई और नहीं बल्कि संजय पांडे साहब जो डीजीपी हैं महाराष्ट्र के, वो उनका नाम आ रहा है कि आप अपने सारे केसेस वापस ले लो, अपने आरोपों को वापस ले लो, हम भी इन सारे आरोपों को वापस ले लेंगे। आपके ऊपर सारे जो केसेस जो चलाए जा रहे हैं, मतलब ये कि वहाँ पे कानूनी दांवपेच के जरिए एक बहुत बड़े सत्य को छिपाने की साजिश रची जा रही है कि दरअसल एंटीलिया केस में हुआ क्या, कि दरअसल वसूली कांड में कौन कौन से लोग शामिल हैं। सरकार इस हिसाब से ही चल पाएगी कि जब तक ये अनिल देशमुख चुप बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई सज़ा नहीं होती है। अनिल देशमुख के खिलाफ कई सारे सबूत एजेंसियों के पास है। अगर वो कन्विक्ट होते हैं, वो अगर सच्चाई बताना शुरू कर देते हैं, सचिन वाजे नाम लेना शुरू कर देता है, परमवीर सिंह नाम लेना शुरू कर देते हैं, तो ये अघाड़ी सरकार वाकई ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। जी डॉक्टर साहब, अब बात महाराष्ट्र में आने वाले बड़े संकट पर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के एक बड़े दावे ने उद्धव सरकार की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि मार्च तक महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर जाएगी और यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आ जाएगी तो आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई देगा। उन्होंने ये भी कहा कि बात मेरे अंदर की है, इसीलिए मैं उसे अभी बाहर नहीं निकालना चाहता। सरकार बनानी होती है या सरकार गिरानी होती है तो कुछ बातों को सीक्रेट रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्या केंद्रीय मंत्री की ये जो भविष्यवाणी है सही साबित हो सकती है? देखिए, ये बेकार की बातें हैं। सरकार कोई गिरती है तो अपने विरोधाभासों की वजह से, जो गठबंधन के अंदर जो अपना कंट्रडिक्शन है उसकी वजह से गिरती है। जो साफ साफ नज़र आ रहा है सामने कि जैसा कि मैंने पहली खबर के एनालिसिस में बताया कि कोई भी पार्टी चुनाव जाने से पहले इन तमाम वसूली गैंग के, उसको कह सकते हैं कि ठीकरे को अपने सर पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहेगी।
चूंकि एनसीपी के कई सारे नेताओं का नाम आ रहा है, एनसीपी बाकायदा एक कटघरे में फंसी हुई है, शरद पवार के परिवार के ऊपर भी बहुत सारी कार्रवाई हो गई है, कई सारे लोगों के खिलाफ और भी फाइलें खुल रही हैं, उसके ऊपर जांच चल रहा है, प्लस जो नवाब मलिक कर रहे हैं उससे गठबंधन की इमेज खराब हो रही है। सवाल बस इतना सा है कि क्या ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं, ये जो तमाम जो कीचड़ जो इस सरकार के ऊपर उठ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी अपने सर पे लेना चाहेगी? क्या उसके हिस्सेदार बनना चाहेगी? शिवसेना किस हिसाब से अपने खोए हुए समर्थन को वापस लेना चाहेगी? जिस हिसाब से वहाँ पे मुस्लिम भीड़ ने 4-5 शहरों में हिंसा की घटना को अंजाम दिया, क्या उसके लिए शिवसेना कुछ रिथिंक कर रही है? तो कई सारी चीज़ें हैं। कांग्रेस पार्टी अलग राग अलग बीन बजा रही है। एनसीपी और शिवसेना के बीच उतने मधुर संबंध नहीं है। वैसे इनके नेता सामने आकर के कहते हैं कि भाई हम 28 साल तक 30 साल तक की सरकार चलेगी, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बार ऑफर रख चुके हैं। तो ये अपने विरोधाभास के चक्कर में ये सरकार अगर जाती है तो जाना चाहिए। और ये जो राणे साहब कह रहे हैं वो अगर किसी पार्टी को तोड़ने के विचार में अगर है तब तो बात कुछ और है, लेकिन फिलहाल ये होता नजर नहीं आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर विपक्ष पर मोदी वार की। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सियासत में बढ़ रहे परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों में बढ़ रहे परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ हैं। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो देते हैं। जो दल खुद लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने परिवारवाद पर विपक्ष को तगड़ा आईना दिखाया है, क्यों बौखला रहे हैं विपक्षी? देखिए, इस चीज को समझना जरूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं, चुनी हुई सरकार नहीं, और सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था डेमोक्रेटिक हो उससे डेमोक्रेसी स्वस्थ नहीं रहती। डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि आपका जो समाज हो उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एग्जिस्ट करता हो। आपकी जो राजनीतिक कल्चर है, जो आपका पॉलिटिकल कल्चर है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अपना चरित्र है, उसमें भी डेमोक्रेटिक इथॉस होना अत्यंत ही आवश्यक है। ये पूरी दुनिया में फॉलो होता है। आपने कभी भी किसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में ये नहीं सुना होगा कि बाप प्रधानमंत्री, बाप पार्टी का अध्यक्ष, बेटा जवान होता है, वो बैटन अपने बेटे को थमा देता है। किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान में हो रहा है, ये डेमोक्रेसी को पीछे ले जाने की एक प्रक्रिया है। इससे साफ साफ मालूम चलता है कि जो पॉलिटिकल कल्चर हिंदुस्तान में है वो फ्यूडलिस्टिक है, पारिवारिक है, और एक परिवार एक पार्टी बना ले तो उसके कार्यकर्ता कभी ये नहीं सोच सकते कि वो किसी दिन प्रधानमंत्री बन सकता हो, मुख्यमंत्री बन सकता हो, या पार्टी का अध्यक्ष बन सकता हो। ये अकेली जो कुछ कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी हैं, और भी कुछ पार्टियां हैं लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट हैं। ये हर जगह आप देखेंगे कि इन दोनों तीनों पार्टी को छोड़ के हिंदुस्तान में ज़्यादातर पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं, और इसके जो कार्यकर्ता हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि भाई अगर आप इस तरीके से न किसी विचारधारा, न किसी प्लान, न किसी एजेंडा, न कोई इसको कह सकते हैं आइडियोलॉजी के, आप किसी परिवार के प्रति ही आपका समर्पण है और आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो ये तो दोहरापन है, ये हिपोक्रेसी है। प्रधानमंत्री ने इस वाक्य को कह के कि परिवारवाद डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, इन्होंने सही बयान दिया है। और संविधान दिवस, बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के ऊपर ये बयान आना और भी लाजमी था। जी डॉक्टर साहब,
अब बात किसान आंदोलन की। कृषि कानून वापसी के बाद भी फर्जी किसान नौटंकी से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं आज इस किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हुआ तो आंदोलन की आगे की रूपरेखा को लेकर किसान बड़ी संख्या में गाजीपुर, सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर इकट्ठा हुए और महापंचायत की। इस मौके पर राकेश टिकैत फिर सरकार को धमकी देते नजर आए और कहा कि अगर एमएसपी पर कानून और बाकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आगे आंदोलन और तेज कर देंगे। डॉक्टर साहब, कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी इनकी नौटंकी जारी है, अब क्या चाहने के मूड में है? देखिए, ये लगातार हम लोग कैपिटल टीवी में कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंट्स लोगों का आंदोलन है, ये किसान संगठनों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। ये राकेश टिकैत कोई किसान है, ये योगेंद्र यादव कोई किसान है। आज तस्वीर आई सिंगू बॉर्डर की, वहाँ पे तमाम तरह के वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वहाँ पे नजर आ रहे थे। वो क्या किसान है? ये एनजीओ वाले क्या किसान हैं जो वहाँ स्टेज पे बैठे हुए नजर आ रहे थे? तो कहने का मतलब ये है कि ये किसानों के लिए आंदोलन नहीं चल रहा, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, तमाम तरह के लोग, बहुत सारे इंटरेस्ट जो है इसमें शामिल हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री कुछ भी कर ले, ये लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। और ये जो कहना कि कानून वापसी हो जाएगी तो ये चले जाएंगे, ये तो होगा ही नहीं। जो लोग अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रहे हैं, वो सरकार की बात क्यों मानेंगे? और यही बात केंद्र की सरकार को समझने की ज़रूरत है कि ये लोग ऐसे बात नहीं मानेंगे। इनके साथ सख्ती, इसके साथ कुछ फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन लोगों को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये आंदोलन खत्म होगा। अदरवाइज़ ये लोग इसी तरीके से दिल्ली के हाईवेज को जो है वो जाम करके बैठे रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर 26/11 हमले की बरसी पर घिरी कांग्रेस पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की किताब में किए गए दावे से असहमति जताई है और कहा कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के समय तत्कालीन केंद्र सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए थे और जो फैसले किए गए थे वो ठीक थे। वहीं मनीष तिवारी ने मनमोहन सिंह पर सवाल उठाते हुए अपनी किताब में लिखा था, कई बार संयम कमजोरी की निशानी होती है और मनमोहन सिंह सरकार को 26/11 हमले के बाद कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की, जो उनकी कमजोरी को दर्शाता है। डॉक्टर साहब, 26/11 हमले पर क्यों कांग्रेस खुद ही बुरी फंसती जा रही है? देखिए, आनंद शर्मा एक इनडिफेंसिबल चीज को डिफेंड करने के लिए आ गए, जिसके ऊपर कोई डिफेंस नहीं है। अगर आप ये समझिए, पुलवामा हुआ, उरी की घटना हुई, यही कांग्रेस पार्टी पूछ रही, भाई इंटेलिजेंस कहाँ है? पहले से क्यों खबर नहीं थी? इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? सरकार का फेलियर है। आनंद शर्मा आज इतराते हुए कह रहे हैं कि नहीं, सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया। आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त ये 13 साल पहले मुंबई हमले को अंजाम दिया गया, उसके फौरन बाद रॉ के चीफ ने रिजाइन करने की पेशकश की थी कि बहुत बड़ा फेलियर है। तो एक तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर रहा, दूसरी बात आपने उस अटैक को टाइमली कर्टेल करने में भी गड़बड़ी की। आपके गृह मंत्री सफारी सूट बदलते रह गए, 3 घंटे तक वहाँ पे अटैक चल रहा है, लोगों की जान जा रही है, गोलियों की आवाज़ आ रही है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर एनएसजी कमांडोज का एयरक्राफ्ट वेट कर रहा था। किसका? तो गृह मंत्री का। गृह मंत्री ये चाहते थे कि वो साथ में एनएसजी कमांडो के साथ मुंबई में पहुंचे और तस्वीरों के साथ उनका स्वागत हो कि देखिए हम एनएसजी कमांडो लेकर के आए हैं। तो ये जो विलंब वो क्यों हुआ? तमाम तरह के ऑपरेशनल जो मिस्टेक्स जो हुए हैं, जैसे परमवीर सिंह के पास कसाब का फ़ोन था, उसने छिपा लिया। इस तरह के गैर जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और इससे बड़ी बात, जिस बात का जिक्र मनीष तिवारी कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक गलती थी, ये वाकई में एक गलती थी। लेकिन आनंद शर्मा को ये भी बताना चाहिए, और पता नहीं ये कांग्रेस को रिपोर्ट करने वाले जो पत्रकार वहाँ बैठे हुए थे कांग्रेस के हेडक्वार्टर के अंदर, उन्होंने आनंद शर्मा से ये सवाल क्यों नहीं पूछा?
उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि ओबामा ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा कि मनमोहन सिंह से उन्होंने पूछा था कि मुंबई घटने के बाद आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं किया। ओबामा ने यह भी कहा कि हम लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया कोई ज़रूर बड़ा एक्शन ज़रूर करेगी, क्योंकि इस तरह का कांड ऑलरेडी हो चुका है और इसमें कोई रिएक्ट करना, रिटेलिएट करना, ये तो बिल्कुल इंडिया का एक हक था। तो मनमोहन सिंह ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमने कोई कार्रवाई की होती तो हिंदुस्तान के मुसलमानों में गलत इमेज जाता। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार, राहुल गांधी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये मनमोहन सिंह को भी बताना चाहिए कि वो क्या परिस्थितियां थी। क्या सोनिया गांधी ने मना किया था, क्या राहुल गांधी ने मना किया था, या सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार स्वर्गीय अहमद पटेल की वजह से ये कार्रवाई पे विघ्न डाला गया था। सेना तैयार थी, सेना में काबिलियत भी थी, लेकिन फिर भी हम हाथ पर हाथ धर के इंतज़ार करते रहे अगले हमले की। तो ये कांग्रेस पार्टी का डिफेंस बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है। कांग्रेस पार्टी को 26/11 की घटना के बाद आपने कोई काम नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।